Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल्स के साथ आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जनन चैप्टर के दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारा जनन क्या है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, विभिन्नता का महत्व, जनन के प्रकार और इस जनन के प्रकार में अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के प्रकार में विखंडन तक का चर्चा कर लिया है। आज हम लोग यहां देखने वाले थे द्विखंडन के आगे का प्रक्रिया, यानी कि अमीबा में यहां हम लोग देखे थे कि अमीबा में द्विखंडन भी हो रहा था और अमीबा में बहुखंडन भी हो रहा था। ये पीछे के क्लास में यहां तक का चर्चा किया गया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल्स के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th के को खोलिए, क्लास 10th बायोलॉजी, वहां पर आपको ये उपलब्ध मिलेगा। पहला लेक्चर पहले उसको देखिए, फिर यहां आइए ताकि आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए दोस्त, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अमीबा में द्विखंडन और अमीबा में बहुखंडन से शुरुआत करेंगे और इसके बाद इन सारे प्रक्रिया को हम लोग अलैंगिक जनन के सभी प्रकार को बारी बारी से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सा वीडियो और देखते हैं कि किस तरह से अपखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, बीजाणु जनन हो रहा है। और इसके साथ ही एक और अलैंगिक जनन है जो आपको अलैंगिक जनन में नहीं बताया जाता है। आप देखते होंगे कायिक प्रवर्धन एक अलग से टॉपिक बनाया जाता है, कायिक प्रवर्धन, वो भी अलैंगिक जनन ही है, लेकिन यहां पर उसको शामिल क्यों नहीं किया जाता है, शायद इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज हम लोग वहां से भी पर्दा उठाएंगे कि क्या अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन को शामिल नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता है। तो यहां हम लोग अलैंगिक जनन के अलग अलग प्रकार को देखें तो वहां चर्चा क्यों नहीं किया गया। तो चलिए देखते रहिए वीडियो के को लास्ट तक, आपको पता चलेगा। यहां से भी पर्दा इस रहस्य से भी आज उठेगा कि क्यों कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि वो भी एक प्रक्रिया है। चलिए बढ़ते दोस्त आगे और देखते हैं जरा अमीबा में द्विखंडन। सबसे पहला आज का टॉपिक हमारा होगा अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। तो देखिए जरा अमीबा में द्विखंडन किस तरह से होगा। तो हम लोग सर पहले से जान रहे हैं, कल के ही क्लास में हम लोग देखे थे कि अमीबा में द्विखंडन तब होगा जब अनुकूल वातावरण को अनुकूल तब माना जाता है कि जब उसको जितने लवण की जरूरत है, जितना पानी का जरूरत है, जितना ताप चाहिए, जितना दाब चाहिए, ये सारा चीज जब होगा तब जाकर के वो जरूरी होगा, उसको हम लोग अनुकूल वातावरण कहेंगे। चलिए तो अनुकूल वातावरण के बारे में आप समझ गए कि अनुकूल वातावरण हम लोग किसको कहेंगे। वैसा वातावरण जिसमें उसको रहने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, किसी तरह की समस्या का सामना उसको नहीं करना पड़े, इस तरह के वातावरण को हम लोग अनुकूल वातावरण कहते हैं। तो अमीबा के लिए जो अनुकूल वातावरण होगा उस समय अमीबा में द्विखंडन होगा। ध्यान देंगे क्या होगा, किस तरह से होगा। ये एक अमीबा है, हम लोग को पहले से पता है कि अमीबा का कोई आकार या आकृति नहीं होता है। ये अमीबा है, ये समय बढ़ने के साथ साथ अपने आकार में वृद्धि किया और इसके आकार में वृद्धि के साथ साथ इसके केंद्रक में भी वृद्धि हुई। ध्यान देंगे, ये रहा अमीबा का केंद्रक, ये अमीबा और ये इसका केंद्रक दिखाया गया है। समय के साथ जब वृद्धि होगी तो हम लोग को पहले से ही पता है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। उस निश्चित समय के बाद वो अमीबा का वृद्धि रुक जाता है। अमीबा के वृद्धि के रुकने के बाद जब अमीबा मतलब वृद्धि रुका मतलब पूर्ण रूप से वृद्धि हो चुका है, अब जब यहां पर वृद्धि का प्रक्रिया पूरा हो गया तो अब इसके केंद्रक में
विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके केंद्रक में सबसे पहले इसके द्रव्य में कोशिका द्रव्य जो इसके नीचे उपस्थित है, यहां हम लोग देख लेते हैं, ये रहा इसका कोशिका द्रव्य। इसके कोशिका द्रव्य में पहले विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। यहां से विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो आगे यहां पर हम लोग देखेंगे। पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद अमीबा के केंद्रक में इस तरह से विभाजन शुरू होता है। इस तरह से अमीबा के केंद्रक में विभाजन शुरू होगा और केंद्रक में विभाजन होने के बाद ये अमीबा दो नए संतति अमीबा का निर्माण कर लेता है। दो नए संतति अमीबा का निर्माण कर लेता है, जहां एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य और जो भी शारीरिक संरचना है वो समान भागों में दोनों जगह विभाजित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग अमीबा में द्विखंडन नाम देते हैं। अमीबा में द्विखंडन नाम देते हैं। ध्यान देंगे क्या कहा गया, एक अमीबा है, अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ये अमीबा आकार अनुकूल परिस्थिति में जब है तो इस कंडीशन में इसके शरीर में वृद्धि होता है और वृद्धि के साथ साथ इसका केंद्रक भी विभाजित होगा। एक निश्चित समय तक वृद्धि के बाद क्या होगा कि इसका केंद्रक विभाजित होना शुरू होगा और विभाजित होने के बाद होना शुरू हुआ है और उसके बाद पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यहां जब केंद्रक विभाजित होगा तो ये दो नए संतति अमीबा का क्या करेगा, निर्माण कर लेता है। बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको याद रखने का, याद करने का, रट्टा लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अमीबा में बहुखंडन देखेंगे। अब आगे हमारे पास है टॉपिक अमीबा में बहुखंडन। मल्टीपल फिजन इन अमीबा। अमीबा में बहुखंडन देखिए जरा। अमीबा में बहुखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। यहां हम लोग लिख देते हैं, ये प्रक्रिया अनुकूल परिस्थिति में होती है और यहां पर बहुखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। लिखना आपको कुछ भी नहीं है, ये आप बार बार आपको कहा जा रहा है, आपको कुछ भी एक शब्द नहीं लिखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हाथों से लिखा हुआ क्लासरूम नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा आपके लिए। इसलिए आप अभी केवल और केवल फिगर से समझने का कोशिश करेंगे, ताकि ये फिगर अगर आपके दिमाग में एडजस्ट हो चुका है या हो जाएगा तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अमीबा में बहुखंडन, किस तरह से अमीबा में बहुखंडन होता है। तो ये एक अमीबा है, पुनः इसका कोई आकार या आकृति फिक्स नहीं है। पुनः इसका कोई आकार या आकृति फिक्स नहीं है। ये हमारा रहा अमीबा। अब क्या होगा, ये अमीबा पुनः इसके तरह वृद्धि करेगा, लेकिन वातावरण है प्रतिकूल जो इसको वृद्धि करने से रोक देगी। वातावरण प्रतिकूल है जो इसको वृद्धि करने से रोक रही है। तो इस कारण से ये अमीबा क्या करता है, इस प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए अपने ऊपर 3 दीवाल जैसी परत का निर्माण करता है। 3 दीवाल जैसी परत का निर्माण करेगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 दीवाल जैसी परत का निर्माण किया। ये इसके नीचे रहा इसका केंद्रक, ठीक, ये रहा इसका केंद्रक और ये 3 दीवाल जैसी परत का निर्माण किया। अमीबा के द्वारा ये जो तीनों दीवाल जैसी परत का निर्माण हुआ है उसको हम लोग सिस्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सिस्ट या पुटी कहा जाता है। सिस्ट या पुटी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ये सिस्ट या पुटी, इसके निर्माण का जो प्रक्रिया है इसको हम लोग इंसिस्टमेंट या पुटी भवन नाम देते हैं। इंसिस्टमेंट या पुटी भवन नाम दिया जाता है। यहां हम लोग पहले इसको लिख देते हैं कि ये रहा इस अमीबा का पुटी और इसके बनने का प्रक्रिया है पुटी भवन। इसके बनने का प्रक्रिया क्या है, पुटी भवन। अब देखिए यहां पर ये पुटी का निर्माण जब हुआ तो ये क्या करेगा, इस अमीबा को बाहर के प्रतिकूल वातावरण से बचाने का कार्य करता है। जब यहां पर बाहर के पर्यावरण से ये बचा हुआ रहेगा, अगर ये बाहर के पर्यावरण से बचा हुआ है तो इसके बाद इसमें वृद्धि जो है वो शुरू होगी। इस अमीबा में वृद्धि शुरू होगी। सबसे पहले ये अमीबा किया वृद्धि।
अब इसके साथ ही इसके केंद्रक में भी हो गई वृद्धि, और यहां पर फिर से ये पुटी अभी भी बना हुआ ही है, क्योंकि अभी भी मौसम प्रतिकूल है और इस अमीबा को अभी भी सुरक्षा की जरूरत है। बात समझ गए? चलिए इसके बाद इसके नीचे अब देखिए जरा कि यहां ये वृद्धि करना शुरू किया तो वृद्धि कुछ निश्चित ही समय तक होगी, ये हम लोग यहां देख चुके हैं। कुछ निश्चित समय तक वृद्धि के बाद, कुछ निश्चित समय तक वृद्धि के बाद ये अमीबा पुनः विभाजित होना शुरू होगा, लेकिन अभी ये पुटी के नीचे ही है। देखिए जरा, ठीक इस तरह से ये पुटी है इसका, और इसके नीचे ये अमीबा वृद्धि किया, और अब यहां इसके केंद्रक में विभाजन होना शुरू होगा, और कई बार विभाजन होगा। जब तक अनुप्रतिकूल वातावरण है तब तक ये यहां विभाजित होते रहेगा। अब देखिए जरा यहां पर, चलिए कुछ समय के बाद जब ये विभाजित हो चुका है तो कभी ना कभी तो प्रतिकूल वातावरण खत्म होगा और अनुकूल वातावरण आएगा। जब ध्यान देंगे, जब अनुकूल वातावरण आएगा, चाहे वो जब आए, चाहे वो 2 महीना में आए, 3 महीना में आए, 3 दिन में आ जाए, जब भी आ रहा है, केवल अनुकूल वातावरण का इंतजार कर रहा है। अभी ये कहां सिस्टम में, ठीक है। अब यहां पर जब क्या होगा कि अनुकूल वातावरण आएगा तो ये अमीबा का जो परत है, ये जो अमीबा का परत है, अब इस परत को ये अमीबा तोड़ करके, ध्यान देंगे जरा, ये अमीबा और ये इसके नीचे जो ये रहा था केंद्रक, इस तरह से ये सारा इस परत को तोड़ देता है। इस तरह से ये इसको तोड़ देगा और तोड़ करके बहुत सारा, क्योंकि काफी समय तक यहाँ क्या हुआ है, ये विभाजित हुआ है, तो यहाँ पर करोड़ों अरबों की संख्या में अमीबा यहाँ से निर्माण होता है, और ये न्यू अमीबा का, नए अमीबा का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। तो अब यहां पर आपको यहां पर बहु विभाजन नाम देते हैं या बहुखंडन नाम देते हैं। बात समझ गए? अब यहां पर ये प्रक्रिया है, यहां ये नया संतति अमीबा है, यहां हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा संतति अमीबा है। यहां ध्यान देंगे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4th स्टेज, ये 5वां नंबर स्टेज, और ये 6ठा नंबर स्टेज। क्या हुआ, अमीबा है, प्रतिकूल वातावरण में अपने चारों तरफ पुटी का निर्माण किया, पुटी इसको प्रतिकूल वातावरण से बचाएगा, जिसके बाद ये अमीबा वृद्धि करेगा और कई भागों में इसका केंद्रक विभाजित होगा। अनुकूल वातावरण आने पर इस पुटी के साथ इस अमीबा में होगा विभाजन, और विभाजन के बाद ये कई अमीबा का निर्माण कर लेता है। और बात आपको समझ में आ जानी चाहिए ये सारा कि अमीबा में बहुखंडन किस तरह से होता है। चलिए इस तरह से हम लोग विखंडन खत्म कर लिए। क्या है, वैसा प्रक्रिया विखंडन था जिसमें क्या होगा, कोई भी जीव 2 या 2 से अधिक समान भागों में टूटकर अपने जैसे संतान का निर्माण करता है। इसको हम लोग विखंडन नाम दिए। विखंडन को 2 भागों में बांटा गया, द्विखंडन, बहुखंडन। द्विखंडन ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई जीव 2 या 2 से 2 समान भागों में टूटकर अपने जैसे संतान का निर्माण कर रहा है, उसको द्विखंडन कह दिए। बहुखंडन कहे वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई जीव 2 से अधिक भागों में टूट करके अपने जैसे संतान का उत्पत्ति करता है, 2 से अधिक समान भागों में टूट करके अपने जैसे संतति का उत्पत्ति करता है, इसको हम लोग नाम दिए बहुखंडन। अमीबा दोनों का एग्जाम्पल था, इसलिए हम लोग दोनों को देखें कि किस तरह से अमीबा में विखंडन होगा और किस तरह से अमीबा में बहुखंडन होगा। चलिए दोस्त, आगे का आज का क्लास आगे शिफ्ट करते हैं और बढ़ते हैं नंबर 2 के तरफ। नंबर 2 हमारा था मुकुलन। क्या था, मुकुलन, जिसको हम लोग बर्डिंग नाम देते हैं। चलिए बर्डिंग क्या है, मुकुलन क्या है, तो देखिए जरा मुकुलन के बारे में अगर हम लोग बात करें, मुकुलन का बात कर रहे हैं, मुकुलन क्या है, तो ध्यान देंगे जरा कि मुकुलन भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रक्रिया है। मुकुलन भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रक्रिया है। इसमें होगा क्या कि किसी भी जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार आता है,
ध्यान देंगे मुकुलन क्या है। अलैंगिक जनन का ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव शरीर पर एक छोटा सा उभार आता है और वही उभार धीरे धीरे आगे विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करता है। यहां ध्यान देंगे जरा, क्या कहा जा रहा है, फिगर से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। ये जनक जीव है, एक कोई भी एक कोशिकीय जीव है, हाइड्रा या ईस्ट मान लेते हैं, वहां ये वही होता है। यहां क्या होगा कि एक छोटा सा उभार आएगा, इस उभार को हम लोग नाम देते हैं मुकुल। धीरे धीरे ये मुकुल विकसित होगा और विकसित होने के बाद ये विकसित होगा यानी कि धीरे धीरे विकसित इतना होगा कि ये अपने जनक पीढ़ी के जो जीव था उसके बराबर हो जाएगा और जनक पीढ़ी के जीव के बराबर होने के बाद ये दो भागों में विभाजित हो करके नए जीव का या नए पीढ़ी का निर्माण करेगा। चाहे या तो दो भागों में बट सकता है या दो से अधिक भागों में बट सकता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मुकुलन। बात समझ में आई? क्या कहा गया कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई किसी जीव शरीर पर एक छोटा सा उभार आएगा, वो उभार धीरे धीरे विकसित होकर के जनक जीव के बराबर होगा और कुछ समय के बाद जब वो अपने जनक जीव के बराबर हो जाता है तो उसके बाद वो दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर के क्या करेगा कि नए जीव का निर्माण कर देगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस प्रक्रिया को नाम देते हैं मुकुलन। कहाँ पाया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि हाइड्रा और ईस्ट में ये मुख्य रूप से देखा जाता है। एग्जाम्पल में है क्या सब? हाइड्रा एवं ईस्ट, हाइड्रा एवं ईस्ट। हाइड्रा एवं ईस्ट में क्या होगा? मुकुलन का प्रक्रिया देखा जाता है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर पे आएंगे, अपखंडन, उसके बाद पुनर्जनन। चलिए नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक था कि सर अपखंडन। एक बात अगर आपको याद रहती है तो आप ये भी याद रखेंगे, ऐसे ये वाला यहां कहा जा रहा है, एक बात ये कहा जा रहा है कि अगर आपको याद रहती है तो आप याद रखेंगे मुकुलन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, लेकिन आपके सिलेबस का चीज नहीं, ये 12th में जब आप चलेंगे तो वहां पर आपको बताया गया है एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। जैसे यहां अगर आप देखें तो बड का मुकुल का निर्माण जीव शरीर के बाहर हुआ है, तो इस तरह के मुकुलन को एक्सटर्नल बडिंग यानी कि बाह्य मुकुलन नाम देते हैं। और जब ये इसके नीचे यानी कि शरीर के अंदर, जीव शरीर के अंदर मुकुल का निर्माण होता है तो उसको हम लोग अंतः मुकुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते आगे। अपखंडन फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंटेशन या अपखंडन क्या है देखिए जरा, कुछ नहीं है। विखंडन आपको समझ में अगर आया तो यहां पर अपखंडन कुछ भी नहीं। विखंडन पीछे बताया गया है, पीछे के लेक्चर में यानी कि प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो वहां आपको मिलेगा वहां कि विखंडन क्या है। चलिए यहां विखंडन में हम लोग बात किए थे ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक समान भागों में विभाजित होकर अपने जैसे संतान का उत्पत्ति करता है। इस तरह के अलैंगिक जनन को हम लोग नाम दिए थे विखंडन। अपखंडन केवल स्लाइट यानी कि थोड़ा सा ही अंतर इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा? तो ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव दो या दो से अधिक भागों में टूटकर, अब ध्यान देंगे समान भाग नहीं कहा जा रहा, यानी कि हिस्सा जो बराबर बटना चाहिए था वो नहीं बटेगा। यहां समझिए जरा, अगर मान लेते हैं कि ये कोई भी एक जीव है, एक ये कोई भी, चलिए ध्यान देंगे जरा क्या है यहां पर क्या बोले थे। वहां हम लोग जब विखंडन में बात किए थे कि सर दो भाग में या दो से अधिक भाग में जब टूट रहा है ना तो वहां वो समान भाग में टूट रहा है, लेकिन यहां नहीं टूटेगा। जैसे एग्जांपल ये अगर मान लेते हैं कि जनक जीव है तो यहां पर इसमें होगा वृद्धि और ये हुआ वृद्धि, ये अपने आकार में किया वृद्धि, और इसके बाद ये मान लेते हैं कि ये 3 भागों में विभाजित हुआ। अब यहां ध्यान देंगे, अगर ये 3 भागों में विभाजित हुआ तो तीनों भाग नया जीव का निर्माण तो करेगा, तीनों भाग नए जीव का निर्माण तो किया, लेकिन
लेकिन यहां पर तीनों को समान हिस्सा नहीं मिला था, किसी को ज्यादा किसी को कम वाला कंडीशन मिला है। बात समझ गए? किसी को ज्यादा या किसी को कम, यानी कि अलैंगिक जनन का ऐसा प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव क्या होता है कि दो या दो से अधिक भागों में टूटकर, समान का चर्चा नहीं करेंगे, समान भागों में नहीं, दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए जीव का निर्माण करता है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? अपखंडन। क्या नाम देते हैं? अपखंडन नाम देते हैं। चलिए दोस्त, यहां तक का यही कहानी है अपखंडन का। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल ले ले तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा प्लैनेरिया और स्पायरोगाइरा। मुख्य रूप से प्लैनेरिया ही होता है, दोनों भी आप ले सकते हैं, प्लैनेरिया। यहां हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, प्लैनेरिया। प्लैनेरिया या स्पायरोगाइरा, स्पायरोगाइरा, प्लैनेरिया या स्पायरोगाइरा इसका एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग पुनर्जनन। क्या है पुनर्जनन या रीजनरेशन इसको कहा जाता है? ध्यान देंगे जरा, पुनर्जनन या रीजनरेशन का अगर बात करें तो अपखंडन आप समझ चुके हैं कि सर यहां क्या होगा कि कोई भी जीव दो भाग में या दो से अधिक भाग में विभाजित होगा, असमान भाग में, दो या दो से अधिक असमान भाग में अगर विभाजित हो रहा है तो उसको हम लोग अपखंडन कहें। तो जब असमान भागों में विभाजित हुआ सर, तो सबके पास कुछ ना कुछ तो कमी होगा, कुछ ना कुछ कमी सबके पास होगा। किसी के पास कम चीजों की कमी होगी और किसी के पास अधिक चीजों की कमी होगी, लेकिन कमी सबके पास है। तो इस कमी को, यानी कि जो असमान विभाजन हुआ है, इस कमी को पूरा करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग में आता है उसको हम लोग पुनर्जनन नाम देते हैं। यानी कि यहां पर भी वही होगा एग्जाम्पल, प्लैनेरिया या स्पायरोगाइरा। क्या कहा गया कि वैसी प्रक्रिया या अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव या कोई भी विभाजित जीव अपने खोए हुए भागों की पुनः प्राप्ति करती है, इस प्रक्रम को हम लोग पुनर्जनन या रीजनरेशन नाम देते हैं। बात समझ गए? चलिए दोस्त, पुनर्जनन के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक था बीजाणु जनन। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का ये लास्ट टॉपिक होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पोर फॉर्मेशन नाम देते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन नाम दिया जाता है। बीजाणु जनन है क्या? ध्यान देके, कुछ नहीं, बीजाणु और जनन। बीजाणु मतलब क्या? छोटा छोटा बीज के समान संरचना जो है उसको हम लोग बीजाणु नाम देते हैं। छोटा छोटा जो बीज के समान संरचना है इसको बीजाणु नाम देते हैं। और उसके द्वारा अगर जनन हो रहा है, जनन क्या था ये बता दिया गया आपको पीछे के लेक्चर में, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति जनन है। तो बीजाणु के द्वारा जब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति होगी तो इसको हम लोग बीजाणु जनन नाम देते हैं। ये मुख्य रूप से बीजाणु जनन का प्रक्रिया मुख्य रूप से कवक या कुछ शैवाल या फिर जीवाणु में पाया जाता है। यहां होता क्या, इस बात को समझेंगे। अगर मान लेते कि ये कोई एक जीव है, ठीक, ये कोई एक कोशिकीय जीव है, इसमें क्या होगा कि इसके नीचे एक बीजाणुधानी का निर्माण होगा और उस बीजाणुधानी में काफी छोटे छोटे संरचना बीजाणु का निर्माण होता है। अब ये बीजाणुधानी तब तक बना हुआ रहेगा जब तक ये परिपक्व नहीं हो जाता है। अगर ये प्रक्रिया, यानी कि ये बीजाणु के बनने के बाद ये जो बीजाणुधानी है ये परिपक्व होता है, तो किसी ना किसी माध्यम के द्वारा, चाहे हवा, पानी या अलग अलग माध्यम के द्वारा, ये बीजाणु क्या होता है कि यहां से स्थानांतरित हो जाएगा और किसी दूसरे जगह पर पहुंच जाता है। ये बीजा अब यहां पर जब ये दूसरे जगह पर पहुंचा तो ये क्या करेगा, वहां पुनः नए जीव का निर्माण करेगा। ये प्रक्रिया बीजाणु जनन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल को आप घर में देख सकते हैं। एक ब्रेड लेना है, उसको रख देना है कहीं पर। अगर हम लोग 2 दिन के बाद देखें या 3 दिन के बाद देखें तो उस ब्रेड के कुछ हिस्सों में कवक का जो कवक जो है कुछ ही हिस्सों में पनप रहा है, लेकिन
अगर उसी ब्रेड को हम लोग 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के बाद देखें तो उस ब्रेड, अगर हम लोग 10 दिन के बाद उसको देखें तो क्या देखते हैं कि वहां पर उस ब्रेड के ऊपर पूरे परत जो है उस कवक का बना हुआ है। ये दिखाता है बीजाणु जनन का, कि पहले वो छोटा सा था जहां पर बीजाणुधानी बना, वहां बहुत सारा बीजाणु बना, और जब किसी ना किसी माध्यम से वो क्या होगा कि आगे स्थानांतरित होगा तो वहां पर वो अलग कवक का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग बीजाणु जनन नाम देते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया है हमारे अलैंगिक जनन का। आगे कायिक प्रवर्धन आता है। अभी आपसे शुरुआत में, लेक्चर के शुरुआत में आपसे बात किया गया कि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का ही एक प्रक्रिया है, जिसमें एक ही जीव के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी उसको यहां पर क्यों नहीं रखा गया, यानी कि अलैंगिक जनन को यहां क्यों, अलैंगिक जनन में उसको क्यों नहीं रखा गया। तो देखते हैं जरा हम लोग सबसे पहले कि कायिक प्रवर्धन है क्या, उसके बाद हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि ये प्रक्रिया यहां पर क्यों नहीं रखा जाता है। हम लोग देखें जरा, अगर सबसे पहले कायिक प्रवर्धन है क्या, तो कायिक प्रवर्धन के बारे में आप ये समझिए कि अगर पौधा के किसी भी हिस्से से, यानी कि बीज को छोड़ करके, बीज को छोड़ देना है क्योंकि बीज तो पौधा का निर्माण कर ही रहा है, बीज को छोड़ करके अगर पौधा के किसी भी हिस्से से नए पौधे का उत्पत्ति हो रहा है तो उस प्रक्रम को हम लोग नाम देते हैं कायिक प्रवर्धन। ध्यान देंगे क्या कहा जाता है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक या वर्धी भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, ये सारा क्या करेगा, अगर नए पौधा के रूप में परिवर्तित हो सकता है तो इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं कायिक प्रवर्धन। या हम लोग लिख नहीं रहे हैं, हम आपको पहले से ही कह रहे हैं, नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड करिए। आपको लिखा हुआ कुछ नहीं दिख, यहां से या वहां से कहीं से भी कुछ नहीं लिखना है, केवल आप कोशिश करिए कि ये फिगर आपके माइंड में एडजस्ट हो। अब देखिए कायिक प्रवर्धन का बात करिए, अगर वर्धी भाग क्या कर रहा है, पादप का वर्धी भाग नए पादप का निर्माण कर रहा है तो इसको हम लोग कायिक प्रवर्धन नाम देते हैं। अब देखिए यहां पर कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन में क्यों नहीं रखा गया, तो यहां ध्यान दीजिए कि अलैंगिक जनन, यहां पर हम लोग अभी जो भी प्रक्रिया पढ़े वो एक तो पहली बात कि जीवों के लिए था, और दूसरी बात कि वो एक कोशिकीय जीवों के लिए था। लेकिन हमारा पादप ना तो एक कोशिकीय जीव है और ना ही सूक्ष्म जीव है, ये एक बड़ा सा जीव है पादप, इसलिए इसको यहां से सेपरेट करके लिखा जाता है कि कायिक प्रवर्धन एक अलग से अलैंगिक जनन का भी ये भी प्रक्रिया अलैंगिक जनन का ही है, क्योंकि यहां भी एक ही जीव भाग ले रहा है, लेकिन ये पादप में होता है स्पेशल, यानी कि पादप बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए इस कायिक प्रवर्धन को हम लोग इस अलैंगिक जनन के हिस्से में नहीं रखते हैं। अब देखिए कायिक प्रवर्धन दो तरह का हो सकता है, क्या सब, तो एक पहला हो सकता है प्राकृतिक और दूसरा हो सकता है मानव निर्मित। पहला क्या है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा क्या है, मानव निर्मित कायिक प्रवर्धन। हम लोग भी करते हैं, लेयरिंग वगैरह हम लोग करते हैं, आगे जब आप 12th में चलेंगे तो वहां पर फिर से इसके बारे में आपके साथ चर्चा किया जाएगा। तो यहां पर आपको केवल ये समझना है, अगर पादप का कोई भी हिस्सा कोई भी वर्धी हिस्सा, यानी कि बीज छोड़ करके कोई भी हिस्सा अगर नए पादप का निर्माण कर रहा है तो इस तरह के प्रक्रम को हम लोग नाम देते हैं कायिक प्रवर्धन। चलिए दोस्त, ये कहानी है पौधा में कायिक प्रवर्धन का, और इसी के साथ हम लोगों का अलैंगिक जनन खत्म हो चुका है। आगे के क्लास में हम लोग लैंगिक जनन और उत्तक संवर्धन से शुरू करेंगे और लैंगिक जनन को देखेंगे। पहले देखेंगे पादप में लैंगिक जनन, फिर देखना हम लोगों को जंतुओं में लैंगिक जनन। चलिए, आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी पढ़ाई बिना किसी शर्त के साथ लगातार चलती रहे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।